ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। आज बच्चों अपन कंप्लीट कर लेंगे जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है। हाँ बच्चों, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। मुझे फटाफट बता दो कहाँ तक हुआ था। जल्दी रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। कोई भी नहीं पूरे बैच में? अरे होगा ना यार, हर्षल हर्षित कोई तो। वो दोनों शायद नहीं है, कोई और। टाइम खराब हो रहा है बच्चों जिसके भी पीछे। हाँ सर्वेश, आवाज आ रही है सर्वेश? यस सर। ओके, आपका माइक ऑन है ना? मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से माइक ऑन कर सकते हो, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, कहाँ तक हुआ था सर्वेश? ये पढ़ा दिया था मीटर ब्रिज? यहाँ तक बता दिया था ना बच्चे? और ये क्वेश्चंस दिए थे क्या होमवर्क में? लास्ट वीक एक ही लेक्चर लगा था क्योंकि। चलो, तो पोटेंशियोमीटर से स्टार्ट करना है। मैंने एक्चुअली है ना पूरे नोट्स लिखे नहीं है, लिखे है मतलब ये प्रॉपर सोल्यूशन वगैरह ये सब मैं लिखूंगा। लास्ट वीक क्या हुआ, एंड में ये जेई का रिजल्ट आ गया ना, तो उनकी काउंसलिंग चल रही है जो सीनियर्स हैं, तो उस चक्कर में। बट मैं यहाँ पे पूरा ये लिख रखा है कि क्या क्या पढ़ना है हमें, तो वो सब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ताकि आपका थ्योरेटिकली सारी चीजें हो जाए। ये क्वेश्चन के सोल्यूशन मैं भेज दूंगा आपको 1-2 दिन में, ठीक है। सो टुडे वी स्टार्ट विद पोटेंशियोमीटर। बेसिकली होता क्या था, हमने एमीटर और वोल्टमीटर देखा था। एमीटर वोल्टमीटर क्या करता था बच्चे? एमीटर वोल्टमीटर हमारा करंट मेजर करता था, पोटेंशियल मेजर करता था। बट वो क्या होता था, सर्किट का पार्ट होता था, सर्किट के अंदर ही लगाते थे। तो अगर सर्किट का पार्ट होता था तो उसमें एक प्रॉब्लम ये होती थी कि यार उनका भी खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा, कुछ तो आएगा ही सही, राइट। तो अगर खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा तो उस वजह से होगा क्या, उस वजह से ये होता था कि यार वो भी कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करेंगे, तो एक्चुअल करंट जो होना चाहिए उससे वो वैल्यू वेरी कर जाती है। तो वो प्रॉब्लम ओवरकम होती है पोटेंशियोमीटर से। सो वही लिख रखा है, व्हेन वी मेजर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग एन एमीटर और वोल्टमीटर we do not get exact values because when we connect the ammeter or voltmeter in the circuit it disturbs the original circuit. But potentiometer is an instrument that can measure current or potential difference accurately. Okay, तो वो क्या करता है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली मेजर करता है। बेसिकली a potentiometer does not draw any current from the original circuit and hence it does not disturb the original circuit. वो वहां से कोई करंट ड्रॉ ही नहीं करता, वो सर्किट का एक्सटर्नल पार्ट होता है। ओके, कैसे होता है, क्या होता है, वो सब अपन देखेंगे। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ अ कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सेगमेंट ऑफ द वायर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखते जाना। V क्या होता है बच्चे हमारा? V इज इक्वल टू आई आर होता है। कैन आई राइट दिस एज आई रो L बाय A बिकॉज है ना R इज इक्वल टू रो L बाय A, राइट। तो
this implies V is proportional to L if I and A are constant, right? Yes, sir. It is based on the principle that if constant current is passed, I is constant through a wire of बच्चे मेरा एक फ्रीज हो गया, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। Yes, sir. संयम, सॉरी सर्वेश, आवाज आ रही है बच्चे? Yes, sir. ओके, तो मैंने जो एक्सप्लेन किया था वो समझ में आ गया था या फ्रीज हो चुका था? नहीं समझ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा अगर ये वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है, ये क्रॉस सेक्शन है लेंथ L का और उसका यूनिफॉर्म एरिया A दे रखा है, तो कंसिडर सेगमेंट ऑफ लेंथ L, resistance of given segment is R, which will be rho L by A. Potential difference across the segment will be V equals to IR, I rho L by A, तो V is equals to KL, K equals to V by L आ जाएगा, राइट? यहाँ पे K की वैल्यू होगी I rho by A, ठीक है? और इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, जिसका नाम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी होता है। पहले भी आपको बताया गया होगा, ग्रेडियंट वर्ड यूज किया जाता है व्हेनेवर यू आर टेकिंग समथिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, लेंथ या फिर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट आया था विस्कोसिटी में, Yes, टेम्परेचर ग्रेडियंट आया था हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में, राइट? yes, sir. ओके, तो अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, फिर इसको कैसे सर्किट में अप्लाई करते हैं, इसकी क्या यूटिलिटी है वो देखेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। A potentiometer consists of a wire AB of uniform cross section, generally 1 to 10 meter long, fixed on a wooden board. ये यहाँ पे वुडन बोर्ड है, इस वुडन बोर्ड पर वायर लगा दिया AB, उसके साथ स्केल लगा दिया है। स्केल क्या करता है, उसकी लेंथ मेजर करने के काम आएगा, जहां पे भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है? एंड A and B are connected to battery E नॉट ऊपर वाया रियोस्टाट, स्विच के साथ रियोस्टाट के। रियोस्टाट क्या काम करता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। बेसिकली आप जितनी लेंथ सर्किट के अंदर रखोगे उतनी लेंथ का रेजिस्टेंस आ जाएगा। एज इन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये ऐसा है, राइट? तो मान लो ये पूरी लेंथ का रेजिस्टेंस 50 ओम है, तो अगर मैंने आधी लिए तो 25 हो जाएगा, 1/4 लिए तो 12.5 हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या बात? Yes, yes. तो दैट इज व्हाट रियोस्टाट इज। तो रियोस्टाट के साथ लगाया। ऑन क्लोजिंग द स्विच करंट आई एस्टैब्लिश्ड, जैसे ही स्विच को क्लोज करूंगा करंट ऐसे फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा E बाय आर एच प्लस आर वायर, E बाय आर एच प्लस आर वायर, राइट? और हम I की वैल्यू डिजायरेबल वैल्यू ले सकते हैं बाय एडजस्टिंग आर एच। आर एच को घुमाएंगे, चेंज करेंगे तो I एडजस्ट होके अपनी डिजायर्ड वैल्यू आ जाएगी। तो करंट I कैन बी एडजस्टेड बाय वेरिंग वैल्यू ऑफ आर एच। क्लियर है? Yes, sir. अब नीचे क्या किया, अ जॉकी
J कैन स्लाइड फ्रीली ऑन ए बी। ये जो वायर है ए बी, इस पे नीचे से गैल्वेनोमीटर की हेल्प से एक जॉकी कनेक्ट कर रखा है जो कि फ्रीली स्लाइड कर सकता है। वो यहाँ टच कर सकते हो, यहाँ टच कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। द जॉकी टचेस द वायर एट सी, अभी राइट नाउ सी पे टच कर रहा है ना। A scale is fitted on the wooden board parallel to AB so that length AC can be measured. यहाँ पे स्केल लगा दिया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, AB में जो भी लेंथ है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यह जो पॉइंट D और F है, इनके बीच में हमें जो भी कैलकुलेट करना था, एक्सटर्नल ईएमएफ कैलकुलेट करना था, यहाँ पे कोई सेल लगा के उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था, या कोई करंट वरंट मेजर करना था ऊपर का, तो वो सारी चीजें वो हम यहाँ पर कोई एक सर्किट लगाएंगे, उस सर्किट की हेल्प से जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट देखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा, तो देखते जाना। बिटवीन डी एंड एफ वी कैन इंसर्ट एनी सेल, कॉमा रेजिस्टेंस और एनी अदर डिवाइस ऑफ विच वी नीड द करंट और वोल्टेज इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम कुछ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, कैसे मेजर करते हैं? आफ्टर इंसर्टिंग सच डिवाइस, जब यहाँ पे हमने डिवाइस इंसर्ट कर दिया, द जॉकी इज स्लिड ऑन द वायर, जॉकी को स्लिड करते हैं। द लोकेशन सी इज सो सेलेक्टेड दैट फाइनली देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में क्या है सर्वेश? जीरो डिफ्लेक्शन है। मतलब इसके अंदर करंट कितना आया गैल्वेनोमीटर के अंदर? सर्वेश आर यू देयर? आ रही है आवाज? हाँ बच्चे, गैल्वेनोमीटर में कितना करंट आया? जीरो डिफ्लेक्शन है तो यस सर, कितना आया बच्चे? सर आवाज आ रही है? बस ये यही आवाज आ रही है, बार बार जो कह रहे हो आवाज आ रही है। अगर गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है तो करंट कितना होगा? जीरो, करंट जीरो होगा। करंट जीरो होगा तो पॉइंट सी और पॉइंट एफ के पोटेंशियल के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? सॉरी, और कर सकते हैं, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, दोबारा बोलो बच्चे। मर्ज कर सकते हैं। सेम होगा, राइट। सी और एफ का सेम होगा, ए और बी का, ए और डी का सेम होगा। यस सर, यहाँ पे हमने आइडियल वायर लगा रखा है या करंट नहीं है। तो अगर हमें ये समझ में आ गया कि सी का एफ के इक्वल है और ए का डी के इक्वल है, तो ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस नीचे के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा। ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V प्रोपोर्शनल टू लेंथ, राइट। तो नीचे का क्या आ जाएगा? अगर नीचे का E है तो E इक्वल टू V प्रोपोर्शनल टू L आ जाएगा, राइट सर्वेश? यस सर, हमें क्या दिख रहा है? In this condition, the applied potential difference across D and F will be equal to potential difference across AC. क्लियर है? ओके, तो अब इसकी यूटिलिटी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज आ रहा है। बेसिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, कंपैरिजन ऑफ टू EMF of two cells, considering two cells E1 and E2 that are connected across D and F along with switches K1 and K2 in the figure and initially both the switches are open. ये पूरा हमारा भाई पोटेंशियोमीटर सेटअप हो चुका है। यहाँ पे ऊपर, नीचे मैंने क्या किया, नीचे मैंने वायर के साथ यहाँ E1 स्विच, नीचे E2 स्विच, F गैल्वेनोमीटर के साथ ये लगा दिया। ओके, अब फंडा ये है कि हम के K1 को क्लोज कर रहे हैं। जैसे ही क्लोज करूंगा होगा क्या, नीचे तो ओपन है, तो D और F के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E1 हो जाएगा, क्योंकि कोई करंट तो फ्लो नहीं कर रहा, तो जो भी बैटरी वही हो जाएगा, राइट। अच्छा हर्षल या हर्षित किसी ने ज्वाइन किया है क्या, या हर्ष जो भी डिस्कस कर सकता है। सर्वेश आपकी आवाज नहीं आ रही है बच्चे, कोई है क्या? अभी माइक मत ऑफ करना सर। यस सर,
कोई है जो माइक ऑन करके डिस्कस कर सकता है? नहीं, चलो अपन ही कंटिन्यू करते हैं। श्रुति, हाँ बच्चे, माइक ऑन करना श्रुति। हाँ ठीक है श्रुति, अपन कर लेते हैं डिस्कस। मैंने आपको को होस्ट बना दिया, तो अब आप माइक ऑन कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके यस। तो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था बच्चे कि नीचे मैंने जैसे ही स्विच क्लोज किया, जो की K1 है उसको क्लोज करके नीचे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारा E1, और ऊपर हमने C पॉइंट के अकॉर्डिंग देख लिया लेंथ L1 है, तो E1 प्रोपोर्शनल टू L1 या E1 इक्वल्स टू KL1 सम कांस्टेंट L1, राइट? यस। फिर मैंने ऊपर वाले को ओपन कर दिया और नीचे वाले को क्लोज किया, तो नीचे क्या है अब E2 है, तो E2 प्रोपोर्शनल टू L2 आ जाएगा, या E2 इक्वल्स टू KL2, तो E2 बाई E1 L2 बाई L1 आ गया बच्चे। यस। यहाँ तक क्लियर है? यस। ओके, नेक्स्ट, determination of internal resistance of a cell, सेकंड एप्लीकेशन। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस देखना है, तो मैंने नीचे क्या किया है, एक बैटरी लगाई है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, उसको उसी के सर्किट में कैपिटल आर के साथ कनेक्ट किया है और स्विच एस लगाया है, राइट? इनिशियली स्विच ओपन है, तो इनिशियली स्विच ओपन है तो नीचे वाले सर्किट में भी कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि क्या कहते हैं स्विच ओपन है। और तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा डी और एस के बीच में? ई आ जाएगा। यस। और अगर जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है सी पर L1 लेंथ के लिए, तो E इक्वल टू KL1 आ गया, यस। राइट? अब मैं क्या कर रहा हूं, है ना, ये हमारा नीचे वाला आएगा बच्चे, स्विच ओपन है, राइट? स्विच ओपन है, तो अब मैंने स्विच को जैसे ही क्लोज किया, तो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर सकता है। गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है तो यहां नहीं जाएगा, यहां भी नहीं जाएगा, बट सर्किट के अंदर तो आएगा। तो सर्किट के अंदर आएगा तो कितना करंट आएगा, लेट्स से आई करंट आएगा। आई की वैल्यू कितनी आएगी, ई बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, राइट? ये आ जाएगा। अब अगर ये करंट आ गया तो V अक्रॉस सेल या V सर्किट कितना होगा, सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, या तो I टाइम्स कैपिटल आर लिख दो, या फिर लिख दो E माइनस आई स्मॉल आर। क्यों? ये I टाइम्स स्मॉल आर इसके अंदर ड्रॉप हुआ, बचा हुआ का पूरा सर्किट में गया होगा, राइट? इफ आई टेक दिस एज अ V सर्किट, E स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बाय कैपिटल आर, राइट? यस। है ना, ये V सर्किट आ गया। तो अब ये V सर्किट किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ L2 के। जब मैं जॉकी के साथ कनेक्ट करूंगा तो ये V सर्किट कितना आ गया बच्चे, E बाय स्मॉल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर इज इक्वल टू KL2, और E KL1 था, तो दोनों को डिवाइड कराऊंगा, है ना, तो डिवाइड कराऊंगा तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर विल बी L1 बाय L2। तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू निकाली जा सकती है, समझा क्या? यस। किसी बच्चे को कोई डाउट? तो इस तरीके से हम यूज करते हैं ये, ठीक है? यही बता रखा है यहाँ पे। हाँ बोलो। So I joined late. So what is L1 and L2? The distance from A to C and C to B. A to C नहीं, A to C जब पहली बार हमने जीरो डिफ्लेक्शन देखा था E1 के लिए, तो जीरो डिफ्लेक्शन L1 लेंथ के लिए आ रहा था। Yes. बाद में मैंने जब नीचे वाला स्विच क्लोज किया, तो E2 के लिए जो जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो L2 के लिए आ रहा है। हमेशा ये लेंथ A to C की ही है,
सी की लोकेशन वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू, नीचे E1 है तो उसके अकॉर्डिंग L1 पे आ रहा था, अगर E2 है तो उसके अकॉर्डिंग L2 पे आ रहा है, तो A2 C की ही लेंथ है दोनों। Yes. ओके, तो ये जो रेजिस्टेंस आया है इसके अकॉर्डिंग R L1 माइनस L2 बाय L2 इंटू R आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर पूरे को K से मल्टीप्लाई करा दो तो KL1 माइनस KL2 बाय KL2, तो KL1 तो हमारा E था, KL2 हमारा V था, V सर्किट बाय V, ऐसे भी लिख सकते हैं। और पोटेंशियोमीटर वायर की जो सेंसिटिविटी है उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस। कितने छोटे से छोटा मेजर कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट। के को डिक्रीज करोगे तो आपका अकॉर्डिंगली आप सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो के को डिक्रीज? बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर, क्योंकि क्या होता है, के V बाय L होता है Yes. है ना, तो या फिर करंट को रिड्यूस करके कर सकते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूँ बच्चों, है ना। ये मैं जो लिखे हुए नोट्स हैं विदाउट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ क्वेश्चन, ये मैं सेंड कर रहा हूँ ग्रुप पे, श्रुति, और आपको है ना उसको रेफर करके क्वेश्चन सॉल्व करने। कुछ दो तो पहले है ना मैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो सॉल्व करो, 2 से 3 मिनट लो, फिर अपन डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, यू हैव 3 मिनट्स, सोचो बच्चों और रेज हैंड कर लो तब तक।
लास्ट 1 मिनट फिर डिस्कस करेंगे। ओके, रीजन करो, कौन करेगा डिस्कस? नहीं तो मैं फिर श्रुति के साथ ही कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप करोगे तो समझ मजा आएगा। कोई है इंटरेस्टेड? चलो श्रुति, माइक ऑन Yes, करो बच्चे। कुछ समझ में आया क्या करना है, कैसे करना है? sir. बताओ। क्या कह रहे हो बच्चे? नहीं, नो कह रहे हो। ओके, क्वेश्चन रीड करते हैं। फॉर द पोटेंशियोमीटर सर्किट शोन इन फिगर, पॉइंट एक्स एंड वाई represent two terminals of an unknown EMF. Unknown EMF लगाए E. A student observed that when jockeys moved from end A to end B, A से B पे move करा रहे, the deflection in the galvanometer remains in the same direction. मतलब यहाँ पे अगर इधर था, यहाँ पे अगर इधर था डिफ्लेक्शन, तो इधर भी इधर ही है। अब अगर दोनों में सेम डायरेक्शन है तो जीरो तो डिफ्लेक्शन आएगा नहीं, क्योंकि जीरो डिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? एक बार का डायरेक्शन इधर होना चाहिए और एक बार इधर होना चाहिए, ताकि बीच में कहीं डिफ्लेक्शन जीरो हो पाए, राइट? Yes, sir. तो अगर दोनों जगह डायरेक्शन सेम है तो ये तो सॉर्टेड है कि गैल्वेनोमीटर में कहीं पर भी जीरो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब what are the two possible faults in the circuit that could result in this observation? दो फॉल्ट क्या क्या हो सकते हैं जीरो डिफ्लेक्शन नहीं आने के? तो पहला फॉल्ट ये है, अकॉर्डिंग टू द फिगर ई डैश के अकॉर्डिंग ए वाला हायर पोटेंशियल होगा तो इसको पॉजिटिव ले रहा हूं, करंट ऊपर में ऐसे जाएगा, और ये वाला नेगेटिव होगा, राइट? Yes, sir. अब कोई बच्चा है जिसने क्या किया, नीचे एक्स और वाई के बीच में जो ईएमएफ है ये उल्टा कनेक्ट कर दिया, यहाँ नेगेटिव लगा दिया और यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, राइट? तो पहला फॉल्ट ये आ गया है ना, नेगेटिव एट एक्स। उससे क्या हुआ, वी ए कांट बी इक्वल टू वी एक्स। पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल हो सकता है क्या?
एक का हायर दूसरे के लोअर के इक्वल है, तो दूसरे का हायर पहले के लोअर के इक्वल नहीं हो सकता। समझ में आई क्या बात? Yes, sir. क्लियर है? हाँ sir. पहला फॉल्ट। दूसरा फॉल्ट क्या है? दूसरा फॉल्ट ये है कि ये जो वायर है, बी वायर, ये होगा आई इंटू आर ए बी, राइट, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ई डैश। Yes. या आर ए सी लिखना चाहिए मुझे ज्यादा। ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ई डैश। इक्वल टू कब आएगा? जब हमारा सी पॉइंट बी पॉइंट पे कोइंसाइड करेगा। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. सी और बी कोइंसाइड कर गए तो हमारा ये आएगा। अब वायर में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ही ई डैश आ सकता है, ठीक है। बट इफ E is greater than E dash, तो हमारा सर्किट ही गलत हो गया। तो अगर E E dash से बड़ा है, दिस इंप्लाइज E कैन नॉट बी इक्वल टू VAC। आप जिसको निकालना चाहते हो वो 50 वोल्ट का है और ऊपर वाली जो बैटरी है वो 10 वोल्ट की है, तो ये 50 वोल्ट वाला तो निकल ही नहीं पाएगा ना 10 से। 10 से तो केवल 0 से 10 वाले निकल पाएंगे। Yes, sir. समझ में आई क्या बात? तो सेकंड फॉल्ट क्या आ गया? E is greater than E dash। क्लियर है? Yes, sir. ये दो फॉल्ट आ गए। अब इन दो फॉल्ट के रिगार्डिंग दो और क्वेश्चंस हैं। इफ द गैल्वेनो डिफ्लेक्शन एट एंड बी इज मोर, बी पर डिफ्लेक्शन ज्यादा है, देन दैट एट ए, विच ऑफ द टू फॉल्ट्स इज लिस्टेड। मोर के लिए कौन सा फॉल्ट होगा? तो मोर के लिए फॉल्ट होगा ये वाला। देखते जाना कैसे। जैसे ही मैंने यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ जैसे ही नेगेटिव लगाया और यहाँ जैसे ही पॉजिटिव लगाया, तो ऊपर से आने वाले करंट को देखना। ऊपर से करंट आएगा ऐसे, या दूसरे कलर से मार्क करता हूँ, ऐसे करंट आएगा आई, इधर गया I1, ठीक है। अब ये नेगेटिव है तो इधर भी करंट ऐसे जाएगा I2, Yes. राइट। ये I2 ऐसे गया घूम के, ये I1 ऐसे आया, तो B पर क्या आ रहा है? करंट I1 प्लस I2। Yes. मतलब अगर यहाँ से 10 एम्पियर का करंट आया, 10 में से मान लो 5 इधर चला गया, राइट, 5 या 4 चला गया लेट्स से I1, तो I2 6 हो गया। अब यहाँ कितना जा रहा है? वापस 10। तो इधर तो 10 जा रहा है और इधर कितना आ रहा है? 4। हमें दे रखा है डिफ्लेक्शन इज मोर एट एंड बी, तो ये कौन से फॉल्ट में आ रहा है? जब मैंने नेगेटिव एट एक्स किया तभी तो करंट ज्यादा आ रहा है। करंट ज्यादा मतलब ज्यादा डिफ्लेक्शन। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. ओके। सेकंड वाले केस में, लेस वाले में, हमारा सेकंड फॉल्ट आएगा। क्यों? सेकंड वाले में हमने क्या किया? उनका कहना है कि आपने पोलैरिटी तो कनेक्ट सही करी है, बट आपने नीचे वाला ई डैश से बड़ा ले लिया है। मतलब यहाँ पॉजिटिव ही है, यहाँ नेगेटिव ही है। यहाँ तो पॉजिटिव था ही, यहाँ नेगेटिव था ही, बट ई इज ग्रेटर देन ई डैश। तो ऐसा ले लिया तो यहाँ पे करंट ऐसा जाएगा, क्योंकि करंट तो फ्लो करेगा, इक्वल तो हो नहीं पाएगा। लेट्स से यहाँ I1 गया या I2 गया, यहाँ पे I1 आ रहा था, तो इधर कितना आ जाएगा? I1 प्लस I2। यहाँ से ऊपर से I1 आ रहा था, करेक्ट। फिर हमारा I2 यहाँ निकल गया अंदर,
तो बचा हुआ I1 इधर क्या होगा? तो बी पे तो I1 आ रहा है और बीच में I1 प्लस I2, तो बी पे डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है? लेस आ रहा है। समझा क्या श्रुति? Yes, sir. तो दीज आर द टू पॉसिबल एरर। क्लियर है अच्छे से? दीज ऑल आर गुड क्वेश्चन जहां पे हमें दिमाग लगाना है। ओके, ये सॉर्टेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, रिजल्ट कर लो बच्चे जो भी सॉल्व कर रहे हैं। ईशान चेक करो दोबारा आंसर सेकंड वाले का। ड्राइवर सेल बच्चे ध्यान रखना, ये ऊपर वाला सेल होता है। दिस इज द ड्राइवर सेल। सर्वेश सही है ए पार्ट का। लास्ट 1 मिनट।
श्रुति माइक ऑन करो बच्चे। Yes, sir. The circuit shown in figure shows use of potentiometer to measure internal resistance of a cell. When the key is open, how does the balance point change if current from the driver cell decreases? ये है ड्राइवर सेल, Yes. राइट। इसमें जो करंट है ये आई, ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये जो बैलेंस पॉइंट है सी, नीचे का ई प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल आ जाएगा, Yes, sir. राइट। अब ई प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल आएगा, या ये है वी डाउन जो कि ई के इक्वल है ना। ये किसके इक्वल आना चाहिए, वी अप, दैट इज वी ए सी, दैट इज आई इंटू आर ए सी, विच विल बी आई रो एल ए सी बाय ए। क्या ये बात समझ में आई बैलेंस पॉइंट के लिए? अब अगर मैं आई को डिक्रीज करूंगा, ये मेरा क्या है, फिक्स्ड है। Yes, sir. आई को मैं क्या कर रहा हूं, डिक्रीजेस। तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। Yes, sir. लेंथ बढ़ेगा तभी तो आई इंटू दिस का कॉम्बिनेशन फिक्स के इक्वल होगा, क्योंकि आई कम कर रहे हो। Yes, sir. समझा क्या? Yes, sir. सेकंड पार्ट में व्हेन द की इज क्लोज्ड, अब की को क्लोज कर दिया मैंने, तो इस सर्किट पे करंट आएगा। Yes, sir. और इफ आर इज इंक्रीज, अब आर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, और यहाँ पे ऊपर वाले सर्किट का करंट कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे वाले वी डाउन कितना आएगा, वी डाउन विल बी इक्वल टू, है ना, आई टाइम्स कैपिटल आर, दैट इज ई बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू आर, जिसमें लिख सकता हूँ ई दिस, नीचे से मैंने कैपिटल आर कॉमन लिया, 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, ई बाय 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, ये वी डाउन है। वी अप कितना है, वी अप है आई इंटू आर वायर, आई इंटू रो एल ए सी बाय ए, राइट, जिसमें आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट गिवन है, करंट फ्रॉम ड्राइवर सेल इज कॉन्स्टेंट, राइट। Yes. तो अब हमें पता है एज वी अप इज इक्वल टू वी डाउन, वी अप है आई रो बाय ए इंटू एल ए सी, दैट इज इक्वल टू ई आर, सॉरी नॉट आर, ई बाय 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, करेक्ट। Yes, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आर इज इंक्रीज्ड, आर इंक्रीजेस, जैसे आर इंक्रीज करूंगा ये क्वांटिटी कम होगी, तो नेट डिनोमिनेटर क्या होगा, कम होगा। Yes, sir. डिनोमिनेटर कम होगा तो नेट क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो नेट क्वांटिटी इंक्रीज होगी, आरएचएस इंक्रीज हो रहा है तो एलएचएस को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो मतलब एल क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। समझ में आई क्या बात? Yes, sir. मैं डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन से कंपेयर नहीं कर सकता था, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल टेक्निक क्या बताई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से आर कॉमन ले लोगे तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, और यू विल गेट द एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म। तो वंस यू हैव द एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म, तो आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. हाँ, वो आर डैश आएगा जो भी आएगा, ठीक है ना, या आर डैश ले लो, या आर डैश आएगा, एक बच्चा कह रहा है, विच इज ओके।
तो दोनों में क्या होगा, बैलेंस पॉइंट राइट में शिफ्ट होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट? ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। अब ये इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चंस का यूज भी है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। जल्दी रेज हैंड कर लो, डिस्कस करते हैं। पहले वाले का 2 है, दैट इज करेक्ट। लास्ट 1 मिनट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो मैंने पढ़ा है उसके बाद तो फटाफट हो जाएगा। ओके, श्रुति माइक ऑन करो। यस क्या दे रखा है, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ दे रखी है, कनेक्टेड टू अ ड्राइवर सेल ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट या 3 वोल्ट दे रखा है। When a cell of EMF 1.5 volt is used in the secondary circuit, balance point is 60 centimeter. On replacing this cell and using a cell of unknown EMF, balance point 80 आ रहा है, तो ये निकालना है। तो पहले क्या है, 1.5 by E is 60 by 80। यस E की वैल्यू आ गई हमारी 2, 3 by 4, ये 2 times 2, समझा? यस सेकंड वाले पार्ट में क्या दे रखा है, explain with reason whether the circuit works if driver cell is replaced by 1 volt। driver cell को 1 volt कर दोगे तो काम ही नहीं करेगा,
नीचे 1.5 है, समझा क्या? हाँ सर। और तीसरे पार्ट में डज द हाई रेजिस्टेंस आर यूज्ड इन द सेकेंडरी सर्किट अफेक्ट द बैलेंस पॉइंट? द आंसर इज नो, क्योंकि उन्होंने ये जो आर लगा रखा है ये गैल्वेनोमीटर के बाद लगा रखा है, यस राइट? तो गैल्वेनोमीटर में तो कोई करंट जाता ही नहीं, तो साथ में 50,000 हो वैल्यू या 1 हो वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देयर इज नो करंट। बाकी जगह जो आर लगा रखे थे वो गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट में लगा रखे थे, तो इस जगह काम आता था वो, समझा? यस ओके, वहां तक क्लियर है? तो ये फटाफट एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लो, देन वील मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। रिजल्ट कर लो बच्चों। हाँ सर्वेश, आपका ठीक है। ईशान कुछ कैलकुलेशन एरर किया है बच्चे, अप्रोक्सीमेटली 1.1 आ रहा है। लास्ट 30 सेकंड्स बच्चों। वन 1.1 इज द करेक्ट आंसर। श्रुति माइक ऑन करो। Approximately 1 point. Figure shows a potentiometer circuit for determining internal resistance या resistance of cell. When switch S is open, the balance point is found to be 76.3. Switch open है मतलब C1 आपका आ गया proportional to 76.3. When switch is closed and the value of R is 4 ohm, the balance point shifts to 60. तो सेकंड केस में हमारा आ जाएगा IR is proportional to 60. IR है हमारा C dash small r plus capital R into R is proportional to 60. तो मैं यहाँ पे C dash upon C dash R by small r plus capital R करूंगा,
तो 76.3 बाय 60 आ जाएगा। Yes. यहाँ से यहाँ कैंसिल, स्मॉल r प्लस कैपिटल R बाय कैपिटल R इज 76.3 बाय 60। कैपिटल R की वैल्यू 4 दे रखी है, सॉल्व कर लेना, स्मॉल r आ जाएगा 1.087, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.1। समझा? Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके श्रुति, अब ये क्वेश्चन आप करना है खुद से होमवर्क में, आगे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। Yes, sir. नेक्स्ट होता है यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स सच एज जूल, कैलोरी, एनर्जी है ना, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर कैसे? एनर्जी इज पावर अपॉन टाइम, पावर वॉट होता है, तो पावर अपॉन टाइम, सॉरी पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, तो क्योंकि पावर वॉट होता है तो एनर्जी हो जाएगा पावर इनटू टाइम, तो किलोवाट इनटू आवर, राइट। 1 कैलोरी इज 4.18 जूल या 4.2 जूल्स, राइट श्रुति? Yes, sir. 1 किलोवाट आवर 1 जूल में रिलेशन बता रहा हूँ। 1 किलोवाट इज 1000 वॉट, ऐसा यूनिट में 1 आवर इज ऐसा यूनिट में 3600 सेकंड्स, तो 1 किलोवाट आवर इज 3.6 into 10⁶ जूल्स। समझा? Yes, sir. 1 kilowatt hour is the energy consumed by an appliance of power 1 kilowatt when it runs for 1 hour। 1 घंटे तक जब चलेगा 1 किलोवाट का अप्लायंस, तो वो 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगा। कमर्शियल यूनिट जो हमारे घर पे बिजली की यूनिट आती है ना, जिसका आप बिल पे करते हो, तो 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 1 यूनिट इज 1 किलोवाट आवर। तो अगर हमारा 500 यूनिट का बिल आया तो हमने बेसिकली 500 किलोवाट आवर यूज किया है। टू कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट्स वी कैन यूज द फॉलोइंग रिलेशन। कितने वॉट का हमारा अप्लायंस है, कितने घंटे चला, डिवाइड बाय 1000। डिवाइड बाय 1000 क्यों, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है तो। ओके, Yes, sir. एनर्जी और पावर के बीच में रिलेशन मैं बता देता हूँ बच्चे आपको, तो वहां से बाकी के रिलेशन आ जाएंगे। पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी आ जाएगा पावर इनटू टाइम। पावर कैन बी रिटन एज वी आई इंटू टी, तो ये चीज लिख रखा है वी आई इंटू टी डिवाइड बाय 1000 यहाँ पर। समझा? अदर यूनिट्स क्या क्या होती है? वॉट होती है, किलोवाट होती है, मेगावाट होती है, हॉर्स पावर होती है। किलोवाट इज किलो इज 10⁻3, मेगा इज 10⁻6, हॉर्स पावर इज 746 वॉट। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. if the resistance are connected in series, तो पावर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे I स्क्वायर आर, क्योंकि सीरीज में I सेम रहता है। करेक्ट? Yes. तो कौन ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि I तो सेम रहेगा, राइट? Yes, और sir. अगर रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में कनेक्ट करें तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे V स्क्वायर बाय आर, तो वो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा जिसका रेजिस्टेंस कम है। समझा क्या? Yes, sir. ओके, यहां तक क्लियर है? हाँ, sir. ओके, अब मैं इन सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ रियल लाइफ डिवाइसेस में। टेकिंग बल्ब एज एन एग्जांपल, बल्ब लिया है मतलब कोई भी अप्लायंस लगा है, ठीक है? तो हम बाजार में जाते हैं, कोई अप्लायंस खरीदते हैं, तो उसकी रेटेड पावर और वो वोल्टेज लिखा होता है। मतलब आइडियल कंडीशन में उसकी पावर इतनी होनी चाहिए, आइडियल कंडीशन में उसका पोटेंशियल इतना है। तो अगर हमें पता है पावर और वोल्टेज, तो उसका रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ V स्क्वायर बाय P नॉट। कैसे? पावर इज V स्क्वायर बाय R, तो यहाँ से R कितना आ जाएगा? V स्क्वायर बाय P आ जाएगा, Yes. राइट? अगर ये आ जाएगा तो हम क्या देख सकते हैं, रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर गिवन था, तो उसकी हेल्प से रेटेड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, V नॉट स्क्वायर बाय P नॉट। करेक्ट? Yes, sir. अब मैंने क्या किया, इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दिया है।
तो ये पावर कितनी कंज्यूम करेगा वो देख लेते हैं। पावर कंज्यूम विल बी वी स्क्वायर, जो भी आप अप्लाई कर रहे हो, बाय उसका रेजिस्टेंस। आर की वैल्यू जैसे डालोगे वी नॉट स्क्वायर बाय पी नॉट, तो ये आ जाएगा, करेक्ट। Yes. तो पावर कंज्यूम्ड इज वी बाय वी नॉट का होल स्क्वायर इंटू पी नॉट। अगर वी और वी नॉट इक्वल है तो पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर रेटेड, आइडियल कंडीशन हो गई। समझ में आई बात? Yes, sir. बट an electrical appliance consume the power specified P naught only if it runs at V naught. But if we apply potential greater than V naught, V greater than V naught ले लिया तो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है अपनी रेटेड से। तो ऐसे में आपने मूवीज में या टीवी पे देखा होगा, बल्ब फूट जाता है, बहुत ज्यादा एकदम से पोटेंशियल अप्लाई कर देते तो Yes, अगर sir. आप ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दोगे स्पेसिफाइड से, तो अप्लायंस क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। और अगर मैं कम अप्लाई करूंगा, है ना, ये तो हो गया, और अगर मैं कम अप्लाई करूंगा तो वो ट्रू पावर से कम पावर कंज्यूम करेगा। तो आपने मूवीज में ये भी देखा होगा कि पावर कम अप्लाई करते हैं, या घर पे देखा होगा, अगर वैसे बॉम्बे में होता नहीं है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, तो जो ट्यूबलाइट है या बल्ब है या एलईडीज है, उनकी है ना इंटेंसिटी कम हो जाती है, डिम हो जाते हैं, वो बहुत बार टिमटिमाने लगते हैं, राइट। Yes, sir. तो ये फंडा क्लियर है। हाँ, sir. नेक्स्ट, अब अगर यही अप्लायंसेस मैं सीरीज में लगाऊं या पैरेलल में लगाऊं तो क्या होगा, वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट देना बच्चे। तो हो क्या रहा है, दो डिवाइसेस है, दो बल्ब है, वी नॉट पी नॉट वन रेटेड जिसका रेजिस्टेंस R1 आ जाएगा, वी नॉट पी नॉट टू रेटेड जिसका रेजिस्टेंस R2 आ जाएगा। ये दो बल्ब लगा दिए, सीरीज में लगा दिए। तो सबसे पहले इनका रेटेड वोल्टेज रेजिस्टेंस आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाय पी नॉट वन, वी नॉट स्क्वायर बाय पी नॉट टू, राइट। Yes, sir. ऐसा दे रखा है कि पी नॉट वन ग्रेटर देन पी नॉट टू है, जो फर्स्ट वाला बल्ब है उसकी रेटेड पावर ज्यादा है। अब जैसे ही सीरीज में लगाया, करंट सेम होगा बट रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग पावर कंज्यूम करेंगे, P1 एंड P2। P1 होगा आई स्क्वायर R1, P2 होगा आई स्क्वायर R2, करेक्ट। Yes. तो क्योंकि P नॉट वन P नॉट टू से बड़ा है, तो अगर इस एक्सप्रेशन में देखूंगा तो P नॉट वन बड़ा है तो रेजिस्टेंस छोटा हो जाएगा R1 R2 से। Yes, sir. और अगर R1 R2 से छोटा हो गया तो इस एक्सप्रेशन को देखूंगा तो P1 P2 से छोटा हो जाएगा। Yes, sir. तो मुझे क्या समझ में आया कि रेटेड पावर ज्यादा थी, जिसके कारण रेजिस्टेंस कम हो गया, जिसके कारण पावर कंज्यूम कम हो गया। एज इन सीरीज के अंदर वो वाला ज्यादा कंज्यूम करेगा जिसका रेटेड पावर कम है। इट मीन बल्ब हैविंग मोर पावर रेटिंग विल कंज्यूम लेस पावर, या जिसके पास पावर रेटिंग कम है वो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। समझ में आई क्या बात? उल्टा, Yes, sir. जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा है वो कम कंज्यूम कर रहा है, उल्टा, ठीक है, हाँ, sir. व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। अब ऐसे में टोटल पावर क्या होगी, यहाँ पे जो आई इन दोनों को ऐड कर दे तो पावर Yes, आ गई sir. P1 प्लस P2, V स्क्वायर बाय R1 प्लस R2, क्योंकि रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में। Yes, sir. रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट आ गया R1 प्लस R2, R1. और पोटेंशियल डिफरेंस V है तो V स्क्वायर बाय R, राइट। Yes, अब R1 की वैल्यू डालूंगा तो V नॉट स्क्वायर बाय P नॉट वन, V नॉट स्क्वायर बाय P नॉट टू, करेक्ट। yes, sir. तो इसमें क्या क्या कॉमन आ सकता है, V बाय V नॉट का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो P नॉट वन प्लस P नॉट टू अपॉन P नॉट वन P नॉट टू, करेक्ट। Yes, sir. तो एक चीज समझ में आ रही है, अगर हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो रेटेड के इक्वल है, V नॉट के इक्वल है, तो ये वाला फैक्टर जो है V बाय V नॉट का वो तो 1 हो जाएगा। तो पावर कितनी होगी, P नॉट वन प्लस P नॉट, सॉरी P नॉट वन P नॉट टू बाय P नॉट वन प्लस P नॉट टू, दैट इज
1 बाय पी इज इक्वल टू 1 बाय पी नॉट वन प्लस 1 बाय पी नॉट टू। क्या ये बात समझ में आई? Yes. सीरीज में क्या हो रहा है? अब सीरीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, इफ एनीवन गेट्स फ्यूज्ड द अदर विल नॉट ग्लो। एज इन, मैंने अगर ये फ्यूज हो गया तो करंट नहीं जाएगा आगे, और ये फ्यूज हो गया तो ये करंट नहीं जाएगा आगे। तो इसीलिए हमारे घर में जो वायरिंग होती है वो किस में होती है? Parallel. पैरेलल में होती है। किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट, यही बल्ब अगर मैं पैरेलल में लगाता, रेटेड वी नॉट पी नॉट वन है, रेटेड वी नॉट पी नॉट टू है, रेजिस्टेंस आर वन आर टू है, और वही पी नॉट वन ग्रेटर देन पी नॉट टू दे रखा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? वी नॉट स्क्वायर बाय पी नॉट वन, वी नॉट स्क्वायर बाय पी नॉट टू। पी नॉट वन ग्रेटर देन पी नॉट टू दे रखा है, राइट? तो Yes. रेजिस्टेंस में आर वन लेस देन आर टू आ जाएगा, राइट? अब क्योंकि पैरेलल में लगाया है तो पावर का फॉर्मूला हम लेंगे वी स्क्वायर बाय आर, तो पी वन होगा वी स्क्वायर बाय आर वन, पी टू होगा वी स्क्वायर बाय आर टू। तो यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस आर वन छोटा था ना, तो जिसका Yes. डिनोमिनेटर छोटा वो नेट क्वांटिटी बड़ी, तो पी वन ग्रेटर देन पी टू आ गया। तो पैरेलल Yes. में प्रॉपर हो गया कि भाई जिसकी रेटिंग ज्यादा थी वही ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। सीरीज में उल्टा हो रहा था, रेटिंग ज्यादा थी कंज्यूम कम कर रहा था, राइट? तो यहाँ पे Yes. प्रॉपर हो गया कि भाई जिसकी रेटिंग ज्यादा है वही ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए भी पैरेलल में लगाता है। इट मींस द बल्ब हैविंग मोर पावर रेटिंग विल कंज्यूम मोर पावर व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। सो टोटल पावर अगेन वापस P1 प्लस P2, तो V स्क्वायर बाय R1 प्लस V स्क्वायर बाय R2। R1 की वैल्यू डालूंगा V नॉट स्क्वायर P नॉट वन, R2 की वैल्यू डालूंगा V नॉट स्क्वायर P नॉट टू, तो V बाय V नॉट का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, P नॉट वन प्लस P नॉट टू। तो अगर V और V नॉट इक्वल है तो P कितना आ जाएगा? P नॉट वन प्लस P नॉट टू। इफ वन बल्ब गेट्स फ्यूज्ड, दूसरा फिर भी काम करेगा। ये फ्यूज हो गया तो यहाँ काम नहीं करेगा, तो करंट ऐसे चला जाएगा। Yes. समझा क्या? किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, रेज हैंड कर लो फटाफट। ईशान सही है आपके आंसर?
चलो श्रुति माइक ऑन करो। Yes, sir. Two bulbs are marked 220 volt 100 watt, इसकी पावर 100 watt है, 220 volt 50 watt, इसकी पावर 50 है। Which bulb will produce more illumination if they are connected in parallel? Parallel में तो जिसकी रेटेड पावर होती है वही आता है। Yes. If they are connected in series तो उल्टा हो जाता है, समझा? टोटल पावर कंज्यूम बोथ पैरेलल में कितना आएगा? पैरेलल में आएगा 100 प्लस 50, सीरीज में कितना आएगा? 100 इंटू 50 बाय 100 प्लस 50, दैट इज 100 बाय 3, दैट इज 150। समझा क्या? Yes, sir. ओके, सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन, दिमाग लगाओ बच्चों। रिजल्ट करो बच्चों। प्रेशर्स गलत है। लास्ट 30 सेकंड्स।
बी पार्ट सही है प्रेशर, बट ए पार्ट गलत है। गलत है सर्वेश। ओके श्रुति, माइक ऑन करो बच्चे। Yes. पहले वाले में वोल्टेज 200 है, पावर 30 है। दूसरे में पावर 60 है, वोल्टेज 200 है। तो R1 200 स्क्वायर बाय 30 विच विल बी ग्रेटर देन R2 200 स्क्वायर बाय 60। सॉर्टेड। Yes. सीरीज में करंट सेम रहता है और R1 ग्रेटर देन R2 है, तो पावर कितना होगा? पावर P1 होगा I स्क्वायर R1 विल बी ग्रेटर देन पावर 2 I स्क्वायर R2। करेक्ट? Yes. अब ये भी सॉर्टेड है। इनफैक्ट V1 कितना होगा? I R1 that will be greater than V2 I R2। Yes, sir. राइट? तो ये भी क्लियर है कि V1 ग्रेटर देन V2 है। अब सीरीज में तो क्या होता है? V1 प्लस V2 इक्वल टू 400। Yes, sir. अब यार V1 V2 से बड़ा है, तो अगर दोनों इक्वल होते तो 200 ऐड करके 400 आ जाता। बट V1 V2 से बड़ा है, दिस इंप्लाइज V1 इज ग्रेटर देन 200। तो अगर ये 200 से बड़ा हो गया तो बल्ब 1 डिफ्यूज हो जाएगा। Yes, sir. समझा? हाँ, sir. ईशान प्लीज लोअर योर हैंड। गलत है बच्चे वो भी, आपने जो लिखा है ईशान। V1 V2 से बड़ा होगा और V1 प्लस V2 क्योंकि 400 है, तो ऑब्वियसली V1 को 200 से बड़ा होना पड़ेगा। पहला पार्ट क्लियर है। दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो दोनों ही फ्यूज हो जाएंगे। दोनों पे 400 अप्लाई कर दोगे आप। बेचारे 200 पे काम करने वाले हैं और 400 अप्लाई कर दिया आपने, दोनों ही फूट जाएंगे। Yes. किसी बच्चे को कोई डाउट? दीज ऑल आर गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। आज के लेक्चर में जो भी पढ़ा है अच्छा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है इनकी सबकी, नॉट जस्ट सिंपल न्यूमेरिकल्स। ओके, आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स। एक और क्वेश्चन कर लें, चलो एक और कर लें। रेज हैंड कर लेना बच्चों। सही है सर्वेश।
सर्वेश सही है आपका, ईशान उल्टे हैं आंसर्स आपके। श्रुति माइक ऑन करो। Yes, sir. An electric tea kettle has two heating coils. When one of the coil is switched on, boiling begins in 6 minutes. When coil is switched on, boiling begins in 8 minutes. In what time will the boiling begin if both the coils are switched on simultaneously? सीरीज के अंदर और पैरेलल के अंदर। तो सीरीज में क्या होता है, नेट पावर होगा P1 P2 by P1 plus P2, Yes, sir. राइट। तो 1 by P नेट आ जाएगा 1 by P1 plus 1 by P2, Yes, sir. राइट। तो अब जो पावर है हीट अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, तो टाइम कितना होगा, हीट बाय पी नेट, Yes, sir. है ना। फिर उसके बाद T कितना होगा, H 1 बाय पी नेट को लिख सकता हूँ 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2, राइट। H P1 को लिख दिया H बाय T1, P2 को लिख दिया H बाय T2। दोनों केस में हीट सेम इसलिए रखी क्योंकि बॉइलिंग के लिए तो हीट फिक्स होता है ना, ms डेल्टा T वॉट एवर इट इज, Yes, sir. राइट। तो यहाँ पे H और H कैंसिल हो गए, तो T कितना आ गया, T1 प्लस T2, समझा। Yes, sir. ओके तो 6 प्लस 8 14 आ गया। सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, पी नेट कितना है बच्चे, P1 प्लस P2, तो T H बाय पी नेट H बाय P1 प्लस P2, H बाय P1 की जगह डालूंगा H बाय T1 प्लस H बाय P2, राइट। पैरेलल में ये होता था, तो H Yes, H कैंसिल हो जाएगा, तो T की वैल्यू आ जाएगी T1 T2 बाय T1 प्लस T2, तो 6 into 18 by 6 plus 18 48 by 14 that is 24 by 7, समझा क्या। Yes, sir. ओके किसी बच्चे को कोई डाउट, फाइन। श्रुति नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, चलो करो सॉल्व बच्चे।
ओके, करें क्या श्रुति डिस्कस और यू नीड मोर टाइम? एक्चुअली अभी टाइम 1 सेकंड। Yes, sir. We can discuss. नहीं ठीक है, आप लोग वो करो, अटेम्प्ट कर लो, कुछ बच्चे कह रहे हैं। पावर स्पेंड डिक्रीज होगा बी पार्ट में, अब ए पार्ट में आपका ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इंक्रीज होगा। ओके श्रुति, माइक ऑन करना बच्चे। Yes. Bulb B is connected to a source, ये source है, having a constant EMF and some internal resistance. A variable resistance capital R is connected in parallel, ये capital R है। R को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट आएगा और पावर स्पेंड पे क्या इफेक्ट आएगा। बल्ब का रेजिस्टेंस मैंने RB ले लिया, तो इन दोनों का, ये दोनों पैरेलल में होने के कारण नीचे वाले R इक्विवेलेंट आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R बल्ब प्लस 1/R। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी R इंटू R बल्ब अपॉन R बल्ब प्लस R कॉमन ले लेंगे तो ये R बल्ब अपॉन 1 प्लस R बल्ब बाय R आ जाएगा, जैसा मैंने बताया, ताकि Yes. कंपेयर करना है। अब इसको बढ़ाऊंगा तो डिनोमिनेटर कम होगा, Yes. डिनोमिनेटर कम होगा तो R इक्विवेलेंट क्या करेगा, बढ़ेगा। If R is increased, R equivalent must increase. This increases overall resistance. Overall resistance is internal resistance plus R equivalent. उसकी वजह से करंट कम हो जाएगा, राइट? Yes, sir. अब करंट कम हो जाएगा, बैटरी से जो पावर स्पेंड हो रही है वो E इंटू आई है, जो भी इसका EMF है प्लस इसमें से जो भी करंट निकला। अब अगर Yes. मैंने I कम कर दिया तो पावर स्पेंड भी कम हो जाएगा, राइट? Yes, sir. तो पावर स्पेंड बाय सोर्स डिक्रीजेस। उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। बल्ब के अक्रॉस जो पावर है वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी है, बल्ब के अक्रॉस जो भी होगा वही इसके अक्रॉस होगा, वही बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि जो भी आएगा वो पैरेलल में रहेगा, राइट? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, V बैटरी इज E माइनस आई आर, दैट इज V बल्ब, करेक्ट? Yes. अब मुझे क्या दिख रहा है, E तो सेम है बट I कम हो रहा है। I कम होगा तो IR वाला फैक्टर कम हो जाएगा, तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा या बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा? तो बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, समझा क्या? Yes. So as I decreases, it means V battery should increase. Hence, potential difference across bulb will increase. It means power spent by bulb decreases, right? Bulb में तो I into R ही हो रही है ना? Yes, sir. Sorry, इसमें सर्किट में तो Sir. I into R ही हो रही है ना? या I square R इधर I square R हो रही है, नॉट बल्ब। हमारा क्या कहते हैं सोर्स में, या फिर मैं E into I लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो I डिक्रीज करेगा तो सेल में कम हो जाएगा, राइट? श्रुति समझा ना बच्चे? हाँ, sir. तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल डिस्टेंस ऑफ द सेल ड्रॉप्स, I स्क्वायर R मैंने बताया था। तो अगर वो ड्रॉप करेगा तो अक्रॉस बल्ब इंक्रीज करेगा, तो बल्ब ब्राइटर हो जाएगा। वो तो ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से सेम ही चीजें क्या रखी। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व यार, अच्छा है ये भी।
सर्वेश, सॉरी मैंने अभी देखा अभी स्क्रीन। माइक ऑन करो बच्चे। हाँ बोलो बच्चे। am I audible to you? यस यस। बोलो। ब्रांच का हमने रेजिस्टेंस इंक्रीज किया तो वहाँ पे करंट कम जाएगा, तो बचा हुआ करंट वो बल्ब में जाएगा, तो ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस इंक्रीज किया, यस करेक्ट। अब यहाँ रेजिस्टेंस इंक्रीज करने की वजह से ओवरऑल करंट भी तो चेंज हो गया। यस सर। तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते हो कि यार इसमें ज्यादा जाएगा। समझ रहे हो बात को? यस यस क्लियर है आपका डाउट? यस सर।
ओके, प्रशस्त गलत है बच्चे। श्रुति माइक ऑन करो। Yes. क्वेश्चन में क्या दे रखा है? A and B are two bulbs of 40 watt connected to a 12 volt cell. Switch S is closed to connect a third bulb C in the circuit. What happens to brightness of bulb A अगर बल्ब C का वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई है? तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा, यहाँ से जो करंट गया ये दोनों किसमें है? पैरेलल में है। Yes. ठीक है, स्विच अगर ओपन है तो आर नेट कितना है? आर ए प्लस आर बी, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तब। Yes. जब स्विच क्लोज होगा तो आर नेट डैश कितना होगा? आर ए प्लस आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट होगा आर बी आर सी बाय आर बी प्लस आर सी, दैट कैन बी रिटन एज आर बी 1 प्लस आर बी बाय आर सी, राइट। Yes. अब सी का वोल्टेज बहुत ज्यादा है, तो अगर ज्यादा है तो आरसी की वैल्यू कम होगी। Yes. आरसी कम होगा तो ये क्वांटिटी आरबी बाय आरसी क्या होगा? बढ़ेगा। आरबी बाय आरसी बढ़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में ना श्रुति, तो आरसी Yes. कम होगा तो आरबी बाय आरसी क्या करेगा? बढ़ेगा। आरबी बाय आरसी बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी क्या होगी? 1 से बड़ी हो जाएगी, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आरबी से छोटा हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 1। Yes. इनफैक्ट डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो आर इक्विवेलेंट हमेशा आरबी से छोटा हो गया। अब अगर आर इक्विवेलेंट आरबी से छोटा हो गया तो आर नेट डैश और आर नेट को कंपेयर करेंगे तो आर नेट हमेशा आर नेट डैश से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आर ए प्लस आर बी है और ये आर ए प्लस आर इक्विवेलेंट है। तो क्लियरली आर इक्विवेलेंट आर बी से छोटा है तो आर नेट डैश से हमेशा बड़ा होगा। अब अगर ऐसा है तो फर्स्ट वाले में आई कम होगा, सेकंड वाले में ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों के लिए वी तो सेम ही है, राइट। Yes. तो जब मोर करंट जाएगा ए से, जब मैं जैसे स्विच क्लोज कर दूंगा, आई डैश बढ़ गया ना, Yes. तो करंट ज्यादा जाएगा तो ब्राइटनेस क्या होगी? बढ़ जाएगी। Yes. दूसरे केस में भी लो वोल्टेज हो या कुछ भी हो, कुछ तो आएगा आरसी, तो दूसरे केस में भी डिनोमिनेटर 1 से बड़ा ही होगा, दूसरे केस में भी आर इक्विवेलेंट आरबी से छोटा ही होगा, दूसरे केस में भी आर नेट डैश से, तो दूसरे केस में भी आई डैश तो बड़ा ही होगा आई1 से, आई से। दूसरे केस वाला जो ब्राइटनेस है वो पहले वाले से कम हो जाएगी, बट ऑल्दो इनिशियल से कंपेयर करेंगे तो दोनों में ही इंक्रीजेज आएगा। समझा क्या? Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, जहां तक क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं, लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर। Let a resistance R under a potential difference V dissipate power. तो पावर कितना है? V square by R है। Yes. So if resistance is changed from R to R by N, basically N resistance को पैरेलल में कनेक्ट किया है, कीपिंग V कांस्टेंट, तो पावर कंज्यूम क्या होगी? V square by R equivalent, R equivalent is R by N, तो N टाइम्स ऑफ V square by R हो गई, तो N टाइम्स ऑफ R P हो गई। Yes. That is, if for a given voltage रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं हम R to R by N, तो पावर कंज्यूम P to NP हो जाएगी। ये बेसिकली सीरीज वाला है, उसी चीज को अब डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, सॉरी पैरेलल वाला है, उसी चीज को डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है सीरीज पैरेलल के साथ। If N resistance are connected in series with voltage source, then power dissipated will be, power in series will be V square by NR, क्योंकि R equivalent NR हो जाएगा। Yes. तो सीरीज में पावर होगी P by N, क्योंकि P V square by R होता है, राइट। यही चीज अगर मैं पैरेलल में कनेक्शन करूँ तो जैसा ऊपर बताया था जस्ट अभी, वही पावर इन पैरेलल V square by R equivalent, that is R by N, तो ये हो गया N टाइम्स ऑफ V square by R, that is N टाइम्स ऑफ P। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, पावर इन पैरेलल बाय पावर इन सीरीज,
तो ये n स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, या फिर पावर इन पैरेलल इज n स्क्वायर टाइम्स ऑफ पावर इन सीरीज. पावर कंज्यूम्ड बाय n इक्वल रजिस्टर्स इन पैरेलल n स्क्वायर टाइम्स पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज इफ v सेम. समझा क्या? Yes, sir. कोई डाउट? ओके, No, sir. यहाँ तक क्लियर है? तो एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, सॉल्व कर लो. मैंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ाया है आप लोगों को. क्या बताया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में? ये बताया था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट होता है, राइट? Yes, sir. करो नोट डाउन. ओके श्रुति. Yes, sir. हाँ बच्चे, क्या दे रखा है? हाउ विल यू कनेक्ट
series and parallel 24 cells each of internal resistance 1 ohm to get maximum power output across load of 10 ohm. तो लेट्स से मैंने m रोज ली और एक रो में n सेल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स होगा m into n 24. अब एक रो में n सेल्स हैं तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा n into e, क्योंकि पैरेलल वालों का तो सेम ही रहता है. और एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा nr. अब क्योंकि ऐसे m रोज हैं तो nr by m हो गया टोटल रेजिस्टेंस. nr 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 पैरेलल में कितनी टाइम्स m टाइम्स, तो कितना आ गया nr by m आ गया. यस सर. अब अगर ये nr by m आ गया तो हमारा कितना आ रहा है R इक्वलेंट nr by m, तो सेल का आ गया प्लस R आउट जो भी एक्सटर्नल है. Ne by this will give you the net current. मैक्सिमम पावर के लिए जो सेल्स का नेट रेजिस्टेंस है nr by m must be equal to R लोड दैट इज कैपिटल R. अब स्मॉल r की वैल्यू 1 है, कैपिटल R की वैल्यू 10 है, तो n आ जाएगा 10m. n 10m आ गया, इसको यहाँ डालूंगा तो 10m स्क्वायर 24 है, तो m की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2.4 दैट इज 1.55. तो ये 1 या 2 आ सकती है m. तो अगर m 1 हुआ तो n कितना होगा 24 होगा, राइट? यस. तो अगर n 1 हुआ m 1 हुआ तो ये 24 होगा, तो 24e by 10 प्लस 24 into 1 24e by 34 आ गया, उसका होल स्क्वायर. ये तो मेरा i स्क्वायर इंटू r दैट इज 10, तो ये इतना आ गया. अब अगर m की वैल्यू 2 हुई तो n 12 हो जाएगा. 12 हो जाएगा तो यहाँ डालूंगा तो 12e डिनोमिनेटर में 10 प्लस क्या होगा 12 into 1 divided by 2 that is 6, तो 10 plus 6 16 आ जाएगा. तो 12e by 16 का होल स्क्वायर इंटू 10 i स्क्वायर r, राइट? यस. ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दिक्कत है तो प्लीज i स्क्वायर r लोड. ओके, तो क्लियरली दिख रहा है सेकंड वाले में पावर ज्यादा है. तो वी हैव 2 रोज एंड ईच रो हैज 12 सेल्स. समझा क्या? यस. चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट. पूरी बुकलेट कर लो, सारी चीजें कर लो. मैं लास्ट वीक और इस वीक थोड़ा सा बिजी हूँ काउंसलिंग को लेकर. 21 को बच्चों का फ्रीज हो रहा है वो सब. इस वीक कोई एक्स्ट्रा लेक्चर्स वगैरह नहीं ले रहा हूँ, बट मैं शेड्यूल डाल दूंगा. और आईआईटी का पेपर भी एक चीज है जो हमारा बचा हुआ है डिस्कशन का, वो भी मैं डालूंगा. तो नेक्स्ट वीक से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? किसी को कुछ बोलना है बच्चों? फाइन. So I'm winding off the lecture now. Okay, bye बच्चों.